कि मैं आपको टॉपिक की अनाउंसमेंट के टाइम में बता चुका हूं कि हमारा जो ये टॉपिक है टेंस एंड वर्ब, इसको हर लेवल पे हर टाइप के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। हम इसको तब स्टडी करना शुरू कर देते हैं जब हम क्लास 3rd में या 4th में हो जाते हैं। इतने छोटे लेवल पे भी आपको टेंसिंग एंड जो वर्ब का टॉपिक है वो पूछना शुरू कर दिया जाता है। अब फर्क क्या होता है कि जब हम हायर क्लासेज में जाते हैं और जब हम अर्लियर क्लासेज में होते हैं तो वहाँ फर्क क्या होता है, इस टॉपिक को वहाँ जब पढ़ाया जाता है जब अर्लियर क्लासेज में हम होते हैं और जब हायर क्लासेज में होते हैं तो तब डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वो डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का होता है कि हमने जो टेंस पढ़ना है अर्लियर स्टेज पे, यानी हमारी प्राइमरी क्लासेज में या मिडिल क्लासेज में, वहाँ पर आपको इसके बेसिक सिखाए जाते हैं। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, इसकी जो जटिलताएं होती हैं, वो आपको नहीं सिखाई जाती। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाओगे, आप 10th में पहुँचोगे, +2 में होगे, या फिर आप ग्रेजुएशन करोगे या और हायर स्टडीज़ के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आपको इसका जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो इसकी जटिलताएँ हैं, जो इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है जब आप छोटी क्लासेज में टेंस एंड वर्ब को करते हो और जब आप सीनियर क्लासेज में इसको स्टडी करते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक टेंस एंड वर्ब। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो टेंस और वर्ब है, ये है क्या चीज। देखिए, हम इन दोनों को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर लेते हैं। मान लीजिए ये आदमी और ये भी आदमी है, दोनों आदमी हैं। इसका काम है काम देना। ये क्या बताएगा कि आपने क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, आपने क्या किया, आप क्या कर चुके हो, आप क्या कर रहे होंगे, या आप कब से करते आ रहे हैं। ये सारी चीजें, यह काम बताने का जो काम है, यानी काम करवाना है आपसे, कोई भी काम आपसे करवाएगा तो हम इसको वर्ब के थ्रू करेंगे। इसका मतलब है वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो वर्ब है एक एक्शन वर्ड है। इससे हमें यह पता लगता है कि हमने जो सेंटेंस लिखा है उसमें क्या काम है, क्या काम, जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस के अंदर, वो क्या काम कर रहा है। लेकिन जो टेंस है, टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब है टाइम। जैसे वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, इन द सेम वे टेंस डिनोट्स द टाइमिंग ऑफ द एक्शन, कि किस टाइम पे आपने वो काम करना है। वर्ब ने आपको कोई काम दे दिया, लेकिन वो काम किस समय पे आप करोगे वो कौन बताएगा, वो टेंस बताएगा। तो जो टेंस है वो क्या है, टाइमिंग वर्ड। जो टेंस है वो टाइमिंग वर्ड हो गया और जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर के करते हैं कि वर्ब, जैसे आपको ये तो मालूम पड़ ही गया कि ये एक्शन है, ये काम है। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमने क्या करना है। ठीक है। अब जो वर्ब है, वर्ब के काम सिर्फ एक नहीं होता, वर्ब के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, इसके साथ इसका बहुत गहरा रिश्ता है सब्जेक्ट के साथ। वो कैसे? क्योंकि जब आप किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट यूज करते हैं, कोई भी कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, करने वाला। करने वाला क्या करने वाला, एक्शन करने वाला। एक्शन माने काम करने वाला। तो इन दोनों का बहुत डीप रिलेशनशिप होता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने, यानी कि वर्ब ने सब्जेक्ट को कोई काम दिया और वो सब्जेक्ट रॉबिन है। रॉबिन।
रोबिन को काम दिया वर्ब ने कि तुम गाना गाओ। क्या गाओ? गाना। और गाना गाने को हम कहते क्या है? सिंग। यानी वर्ब ने सब्जेक्ट रोबिन को जो काम दिया वो सिंग करने का, यानी कि गाना गाने का। तो वर्ब इसमें क्या हो गई हमारे पास? सिंग। रोबिन सिंग। मैंने कहा था कि वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप बहुत डीप होता है। अगर वर्ब आपने किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज करनी है तो आप किसके बेस पे वर्ब यूज करोगे? किसके बेस पे? सब्जेक्ट के बेस पे। अगर आपने सिर्फ एक आदमी को काम दिया है, वर्ब ने सिर्फ एक सब्जेक्ट को यानी एक आदमी को काम दिया है, तो आपकी वर्ब भी उसी तरीके से यूज होनी चाहिए। जैसे हमारे पास रोबिन एक है, एक का मतलब हम क्या मानते हैं? एक का मतलब हम मानते हैं कि ये रोबिन जो है सिंगुलर है। रोबिन क्या है? सिंगुलर है। और रोबिन यहां किस तौर पे आया है? किस तरीके से इसको हमने यूज किया है? एज ए सब्जेक्ट। यहां पर रोबिन एज ए सब्जेक्ट है और उसका नंबर क्या है? सिंगुलर। और रोबिन है क्या एक्चुअल में? जब हमने इसको सब्जेक्ट में यूज किया तो रोबिन एक नाउन है। रोबिन एक नाउन है। जो लेटर ऑन जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको नाउन के जो फॉर्म्स हैं, नाउन के जो टाइप्स हैं, वो भी आपको बड़े डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम जस्ट इतना जान लें कि रोबिन एक नाउन है, वो यहां सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया हुआ है और उसको सिंगुलर नंबर में यूज किया हुआ है। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो मैंने कहा कि इन दोनों का रिलेशन है, बहुत डीपली रिलेट है ये दोनों एक दूसरे से। तो यहां पर जो वर्ब है वो भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो अब सिंगुलर का मतलब कि एक वचन। तो रोबिन एक है और सिंग जो है वो तो सिंग तो ज्यादा के लिए यूज होती है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? एस। रोबिन सिंग्स। क्या गाने के लिए कहा उसने? वर्ब ने उसको क्या गाने के लिए कहा है? आ सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब रोबिन ने तो उसको काम तो दे दिया, लेकिन वो काम उसको किस टाइम करना है वो बताएगा टेंस, क्योंकि टेंस टाइम डिसाइड करता है। किसी काम को कब करना है कब नहीं करना है वो डिसाइड करने का जो राइट है वो टेंस के पास है, क्योंकि टेंस क्या है? टाइमिंग वर्ड। अब जो टाइमिंग वर्ड है वो ये बता रहा है कि रोबिन ने जो काम किया है वो किस टाइम पे किया है? प्रेजेंट टाइम में। किस टाइम में किया है? प्रेजेंट टाइम में। और जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में होता है तो हम फिर उसको कौन सा टेंस बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। उसको फिर क्या कहा जाएगा कि हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखा है और इसमें जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की यूज कर रही है और जो वर्ब का फॉर्म है वो सिंगुलर है। तो आपको ये चीजें पता लगी कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड, टेंस क्या है, टाइमिंग वर्ड। टेंस से पता लगेगा कि काम जो किया है, वर्ब जो की है, जो एक्शन जो हुआ है वो कौन से टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे कि वर्ब के टाइप कितने होते हैं, वर्ब होती कितने प्रकार की है। आज तक आप लोगों को जहां तक आप पहुंच चुके हो, आप 10th में पहुंच चुके हो या +2 में पहुंच चुके हो या और आगे की किसी क्लास में हो, तो आप लोगों को दो टाइप की वर्ब्स अभी तक बताई गई हैं। एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके अलावा भी वर्ब को और बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर है या नहीं है, उस आधार पर दो टाइप की वर्ब होगी, एक ट्रांजिटिव होगी और एक इंट्रांजिटिव होगी। जिसमें कहते हैं ना कि एक कर्म है तो वो सकर्मक है, कर्म नहीं है तो अकर्मक है। जो अकर्मक होती है उसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं और जो सकर्मक होती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो अब हम थोड़ा सा वर्ब के टाइप्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लें ताकि हमारे कुछ डाउट्स जो अभी तक नहीं क्लियर हुए हैं वो डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए कि हम कौन कौन सी वर्ब्स अपनी इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्टडी करते हैं या हमें करनी चाहिए।
For a time being, we will just do the types of verb. सबसे पहले हमारे पास मेन वर्ब होती है, जिसमें हम एक्शन वर्ब को शामिल करते हैं। और जो एक्शन वर्ब होती है आगे उसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। अब उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कहां सेकंड यूज करनी है, कहां थर्ड यूज करनी है, कहां फर्स्ट यूज करनी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इस चीज की जानकारी एक ही वर्ड देगा हमें और वो देगा टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि अक्सर जो ये वर्ड है हमारा VERB, ज्यादातर लोग इसको या तो वर्ब बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत इनकरेक्ट होता है, काफी एररफुल होता है। जबकि इस वर्ड का अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखा जाए ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाते हो तो आप लोग अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आप लोग आर को साइलेंट रखोगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वर्ब ना कह करके इसको वाब कहें। वाब, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग वाब होता है, ना कि वर्ब। तो इसको भी थोड़ा इंप्रूव कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ब को वर्ब ना कह करके या तो इसको वर्ब कहें या इसको वर्ब कहें। जस्ट हेल्पिंग वर्ब। अब एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको ये चीज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो डिफरेंस है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो हमारी फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपको पता है आपकी फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे। उनमें से कुछ मेंबर्स बड़े होते हैं यानी अडल्ट होते हैं, और कुछ मेंबर टीनेजर्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स होते हैं वो इन्फेंट भी होते हैं या चाइल्ड भी होते हैं। तो जब उनको किसी काम को करने के लिए कहा जाता है तो सभी इक्वली वो काम नहीं करते। कुछ लोग जो हैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली मेंबर्स के, जो आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपकी फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी वो अपना काम खुद नहीं कर सकते। जैसे अडल्ट होते हैं, अडल्ट अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो अकेले के बस का नहीं रहता। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारे जो छोटे मेंबर हैं, हमारे जो टीनेजर हैं या हमारे जो चाइल्ड है फैमिली में, वो उन बड़ों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास जो मेन वर्ब है वो अडल्ट मेंबर है फैमिली का, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो टीनेजर है या वो चाइल्ड है। तो ये क्या काम करते हैं, ये इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। तो कई बार ये अपना काम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनकी हेल्प के लिए लगा दिया जाता है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में भी आगे कई टाइप के वर्ब्स होते हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब में भी आगे 2 कैटेगरी हो जाती हैं, प्राइमरी और मोडाल। मोडाल प्राइमरी में आपके टू बी के जो फॉर्म हैं, यानी बी के फॉर्म, आप प्रेजेंट में इज, एम और आर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पास्ट में आप वॉज, वर यूज कर सकते हैं, और परफेक्ट में आप हैज,
हैव और हैड यूज कर सकते हैं। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें आप डू और डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में यूज कर सकते हैं। ये आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगे। उसके बाद हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाते हैं, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, दोबारा से देख लीजिए, हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जो बी के फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसमें एक और आ जाता है आपका बीन, और अगर वो कॉन्टिन्यूस में जाएगा तो बीइंग। ये भी आपके बी के फॉर्म होते हैं। हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस के लिए, और डू, डज प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड पास्ट के लिए, ये भी प्रेजेंट के लिए, वॉज और वर पास्ट के लिए। तो अब हम मॉडल जो हमारे हैं, मोडाल वर्ब, जिनको मोडाल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम विल और शैल दोनों प्रेजेंट फॉर्म में हैं। इनको हम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज करते हैं। वुड और शुड, इनको हम पास्ट के अंदर यूज करते हैं। विल का पास्ट वुड होता है और शैल का पास्ट शुड होता है। इसी तरीके से कैन और मे, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, और कुड और माइट, ये दोनों पास्ट फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, और ये किसका पार्ट है? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के पार्ट हैं। तो आपको पता लग गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए सेंटेंस के अंदर यूज की जाती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और दूसरे मोडाल होते हैं। इनको हम डिटेल में, जब मोडाल हमारे पास आएगा, इसको हम सेपरेटली करेंगे मोडाल को, तो उस टाइम आपको इसके और भी हम फॉर्म बताएंगे और थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसी तरीके से जो प्राइमरी है, टू बी के जो फॉर्म है, इनको हम साथ साथ करते रहेंगे। उसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा मेन वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब होती है। आगे चल करके इसके दो, तीन, एक, दो और तीन, और एक चौथी वर्ब भी होती है जो आईएनजी फॉर्म में होती है। तो ये चार कैटेगरी हमारे पास मेन वर्ब की हो जाएंगी, जिसमें आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीन चीजें आप जनरली यूज करते हैं। चौथी चीज जो है वो आप लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो अब आप लोगों ने ये फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड यूज करनी है, थर्ड यूज करनी है। ये कौन अलाउ करेगा आपको? ये टेंस अलाउ करेगा। टेंस आपको बताएगा कि हमारा जो काम है, हमारी जो वर्ब है, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगी, पास्ट में यूज होगी, फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगी, कौन से टेंस में यूज होगी, इसको बताने का काम टेंस का है। क्योंकि टेंस जो है एक टाइमिंग वर्ड है, ये टाइम बताता है आपको। तो थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से आपको रिकैप में ले चलते हैं कि हमने जो आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया है वो बेसिकली दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, टेंस एंड वर्ब। वर्ब जो होती है वो एक्शन के लिए यूज की जाती है कि हमें क्या काम मिला है, हम क्या काम कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, और टेंस ये बताता है कि जो काम हमने किया है या जो काम हमें मिला है वो हमने किस टाइम पे करना है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। तो ये दोनों चीजें आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेज को कैसे स्टडी करना चाहिए ये चीज आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 ही टेंस होते हैं, जिसमें आप लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। आप इनको एक और दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। अगर आप सिंपल प्रेजेंट कह रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसका क्या यूसेज है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उसको कहां कहां यूज करना है और उसकी क्या यूटिलिटी है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट का यूज क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे रीजन है कि हमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करना चाहिए। देखिए, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, सीधी सी बात है। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, साधारण वर्तमान। हिंदी में आप लोग इसको क्या कहते हैं, साधारण वर्तमान काल। जब साधारण वर्तमान काल होता है तो हम लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके आधार पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टेंस का यूज यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहां करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ जनरल ट्रूथ भी होते हैं, सामान्य सत्य होते हैं, जनरल ट्रूथ, और साइंटिफिक ट्रूथ। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह चीज क्लियर नहीं होती, यह चीज मालूम नहीं होती। दे डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है? यूनिवर्सल जो वर्ड है एक एडजेक्टिव फॉर्म है जो कि यूनिवर्स से बना है। किससे बना है? यूनिवर्स से। और यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? विश्व। क्या होता है? विश्व। तो अब हम ये मान लें कि यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ, ऐसी सच्चाई जिसको आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आप ईस्ट से वेस्ट जाओ, आप साउथ से नॉर्थ जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप कनाडा जाओ, आप हिंदुस्तान में रहो, कहीं पर भी जाओ, कोई ऐसी बात जो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए वहां पर उसको सत्य माना जाता है, वहां पर उसको ट्रूथ माना जाता है। यानी वो चीज कहीं नहीं बदलेगी। अगर मान लीजिए आदमी की 2 आंखें हैं तो ये सभी जगह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये हर जगह ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आदमी की 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बॉडी के अंदर आपका डिसफॉर्मिटी आ जाती है, कोई अपंगता वगैरह हो जाती है, कुछ और विकृति आ जाती है, वो और रीजन है कि आपकी कई बार 2 की बजाय 1 रह जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आमतौर पर ये पूरी दुनिया के अंदर एक सर्वमान्य सत्य है, ये एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक सत्य है कि अ मैन हैज 2 आईज। ठीक है, तो ऐसे सत्यों को बताने के लिए कि जो सारी दुनिया में एक रूप से, सामान्य रूप से माने जाते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक सो मेनी एग्जांपल टू प्रूव दिस फैक्ट। फॉर एग्जांपल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, देखिए सबको पता है जो अर्थ है कि एक साइंटिफिक
ट्रुथ भी है, साइंटिफिक ट्रुथ भी है ये, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि अगर आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर साइंस पढ़ रहे हैं या अमेरिका के अंदर साइंस पढ़ रहे हैं और किसी अदर कंट्री के अंदर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको आपका साइंस टीचर ये नहीं कहेगा कि अर्थ जो है जो मून है आपका उसके अराउंड मूव करती है, नहीं, सन के अराउंड मूव करती है। यहां पर हिंदुस्तान में भी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, अमेरिका में भी या किसी और पार्ट में वर्ल्ड के, सब जगह अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको प्रूव किया है साइंस ने, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक साइंटिफिक ट्रूथ भी हो गया। साइंस ने इस चीज को प्रूव कर रखा है। इसलिए उसके बाद कुछ साइंटिफिक ट्रूथ हम और ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे द वाटर, आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, आपको वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट है या आपका जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको मालूम होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर अब हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करें, या आप यहां करें या कहीं और करें, तो सबको पता है ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। तो इसलिए हम जहां पर साइंटिफिक ट्रूथ होगा वहां पर भी हमारा टेंस जो यूज होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो हम यहां एक सेंटेंस और ले लेते हैं, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने दो वर्ब यूज कर रखी है यहां पर। अब हम वर्ब की बात कर रहे हैं और टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस में हमने बताया कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट का यूज होता कहां है, ये कुछ चीजें हैं जहां पर हम इसको अक्सर यूज करते हैं। वेरी ऑफन वी यूज देयर वेयर वी फाइंड द यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हमारा एक साइंटिफिक ट्रूथ है, और ये दोनों भी हो सकता है, साइंटिफिक भी और यूनिवर्सल भी। तो अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वाटर। यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अर्थ। दोनों क्या है, दोनों ही, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का भी आपस में काफी डीप रिलेशनशिप है। तो वाटर और जो अर्थ दोनों है वो सिंगुलर है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है वो हमेशा एस या ईएस के साथ होता है। जब भी एस या ईएस के साथ होगा कोई वर्ब, तो समझिएगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में है और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने यूज कर रखा है। और जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस ये हैं, इनको आपने देख लेना है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज करते हैं। अब जनरल ट्रूथ की बात करें। जनरल ट्रूथ क्या है कि जिसको आमतौर पर सच्चाई मानते हैं। आपको पता है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो उसका खाना क्या है, उसका फूड क्या है, वो किस चीज के ऊपर निर्भर रहता है, भोजन। सबको पता है भोजन के ऊपर रहता है, लेकिन भोजन किस टाइप का, भोजन भी कई टाइप के होते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनिमल्स जो होते हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो अपना फूड कहां से लेते हैं और क्या खाते हैं वो, तो अगर हम ये कहें कि द एनिमल्स ईट ग्रास, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मांस भी खाते हैं, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि जो एनिमल्स हैं वो घास खाते हैं, जैसे हमारे पास जो पेट एनिमल्स होते हैं तो वो तो घास ही खाते हैं, जैसे कि आपका बुफलो हो गया या आपका काव हो गया या आपका ऑक्स हो गया, ये सारे ग्रास खाते हैं और ये पेट एनिमल्स होते हैं। तो अगर ये बात हम बोले कि द एनिमल्स ईट ग्रास, तो ये क्या है, जनरल ट्रूथ है। सबको पता है कि वो गाय और भैंस क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो ये मुझे भी पता है, ये आपको पता है, तो ये क्या हो गया कि जनरल ट्रूथ। और जहां जनरल ट्रूथ होगा वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए इसमें हमारे पास द एनिमल्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। किसमें है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, और बहुवचन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें एनिमल्स है, प्लूरल है, एस लगाने से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो अब हमने एक वर्ब यूज करनी है, और मैंने कहा था आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप बहुत डीप होता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वही वर्ब होगी। अब जहां
सब्जेक्ट में एस लग जाएगा, प्रेजेंट टेंस में वहां वर्ब से एस कट जाएगा, बिना एस के वो वर्ब प्लूरल होगी। और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल कब होगा? जब एस लगेगा। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये आपका जनरल ट्रूथ हो गया कि एनिमल्स ग्रास खाते हैं, और ईट जो है वो ये वर्ब भी क्या है? प्लूरल, यानी बहुवचन। बहुवचन के साथ बहुवचन ही आएगा और एक वचन के साथ एक वचन ही आएगा। क्या बहुवचन? सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी क्या होगी? बहुवचन। चलिए, अब दूसरी स्थिति क्या होती है जहां पर हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं? दूसरी स्थिति क्या होती है जहां पर हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, जो टेंस का वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेंथी भी हो सकता है। तो जब हमारे को कुछ ऐसी चीजें करने का टाइम मिलता है, या हम कुछ ऐसी चीजें सीखने या करने की कोशिश करते हैं जहां हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, तो वहां पर पेशेंस की कमी हो जाती है। तो आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, मेरे साथ बने रहना है, आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। दूसरी सिचुएशन होती है आपकी हैबिचुअल एक्शंस। तीसरी सिचुएशन होती है आपके रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड, मैं वर्ड्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा। अब हैबिचुअल क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैबिचुअल क्या होता है। हैबिचुअल का मतलब है वो काम जो हम बार बार करते हैं, जिसकी करने की हमारी हैबिट हो गई है, जिसको हम रोज करते हैं, जिसकी हमारी हैबिट होगी, आदत बन गई है, वो हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं। रिपीटेड क्या होते हैं? रिपीटेड भी वही होते हैं, लगभग सेम होता है। रिपीटेड का मतलब जिसको हम बार बार करते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? कि हम इसको हर हफ्ते करते हैं, हर महीने करते हैं, हर साल करते हैं, तो वो आपके रिपीटेड एक्शन हो गए। एक महीने में अगर आप एक बार करते हो तो वो रिपीट हो रहा है, एक साल में अगर आप उसको फिर कर रहे हो तो वो भी रिपीट हो रहा है। और हैबिचुअल क्या है? जो डेली करते हो आप। क्या क्या करते हो? डेली। तो ऐसे वर्ड्स को, जब ऐसे एक्शन को आप लिखोगे किसी सेंटेंस में, तो वहां पर आपने जो टेंस यूज करना है वो प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट टेंस। और इस प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास कुछ सिग्निफाइंग वर्ड होंगे जो आपको ये पहचान बता देंगे कि आपने ये जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। जैसे कि आप लोग कुछ एडवर्ब्स यूज करते हैं, डेली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, और एवरी के बाद आप प्लस कर दें डे, मंथ, वीक या हॉर एटसेट्रा। अगर इस टाइप के वर्ड आपको कहीं पर देखने को मिलते हैं, होता तो ये पास्ट के साथ भी है, लेकिन ज्यादातर इन वर्ड्स को प्रेजेंट टेंस में देखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। I eat banana, I eat banana daily। या आप इसका नंबर बताना चाहे तो इसमें डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। I eat banana daily, तो ये रोज की आदत है। I eat banana daily, मैं रोज बनाना खाता हूं। इसी तरीके का एक और एग्जांपल ले लें। अब ये क्या कहता है? ये सेंटेंस क्या कह रहा है? वी ब्रश आवर टीथ,
2 टाइम्स इन अ डे, हम अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। ये भी आपकी हैबिट है, जो काम आप रोज करते हो ना तो आपकी हैबिट हो जाती है, और वो जो एक्शन है वो किस में आएगा, हैबिचुअल एक्शन में। तो ये कैसा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। और हमने इसमें जो वर्ब यूज कर रखी है, जो वर्ब हमने यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वो देखना है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, आपके पास करने वाला कौन है। ब्रश कौन कर रहा है, ब्रश वी कर रहा है, और वी कौन है, हम। और हम कौन है, एक वचन या बहुवचन, हम बहुवचन है। और जब हम बहुवचन है तो वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन। बहुवचन का मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लूरल। तो और मैंने आपको बताया था कि कोई चीज अगर प्लूरल होती है, थोड़ा सा ये हम एक बार देख लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है बिना एस के, और वर्ब सिंगुलर होती है एस या ईएस के साथ। ध्यान दें, दोबारा से देखें, वर्ब जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वो विदाउट एस होता है, और जो आपकी वर्ब सिंगुलर होती है वो एस के साथ या ईएस के साथ सिंगुलर होती है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए, कई बार देखिए, आप इस वीडियो को रिपीट कर करके भी देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं कि एस और ईएस अगर वर्ब के साथ लगे हैं तो वो क्या है, सिंगुलर। और एस या ईएस वर्ब के साथ नहीं लगे हैं तो वो क्या है, प्लूरल। इसके अपोजिट सब्जेक्ट के साथ अगर एस नहीं लगा है तो वो है सिंगुलर, और सब्जेक्ट के साथ अगर एस लगा है तो वो है प्लूरल, यानी इनका उल्टा होता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो सेंटेंस लिखते टाइम या सेंटेंस को पढ़ते टाइम ये चीज ऑब्जर्व जरूर करें कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब यूज करनी है। और वहीं पर हम मिस्टेक करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो करने वाला होता है, जो करता होता है, वो हमारा प्लूरल होता है, और हम एस या ईएस लगा के बैठ जाते हैं, जहां पर हमारे से मिस्टेक हो जाती है और हमें फिर कोई मार्क्स नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन था, हमने वर्ब और टेंस का जो इंट्रोड्यूस करवाया आपको, और आगे इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें जो अननोटिस्ड चीजें थी या हैं, जो आपने अभी तक नहीं करी, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो करवाएं। और आगे जो इस वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं या जो करवाएंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तब तक हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और मेरी लास्ट में इस वीडियो के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे द्वारा जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो क्लासेज आपको दी जा रही हैं, या जो कंटेंट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके किसी भी मेथड से करवाए जा रहे हैं, तो अगर आपको वो अच्छे लगें तो हमारा जो चैनल है ओम क्लासेस पुंडरी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।